another video of modern physics. This is video 4, and in this video we will be focusing on Schrodinger equation and time independent, means unit 2 and unit 3. Now according to me, like मुझे जैसा लगा कि ये दो यूनिट्स स्कोरिंग है और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाता है, लाइक इसमें डेरिवेशंस हैं एंड कुछ सेम टाइप ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार. तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे. इसमें थ्योरेटिकल एज सच कुछ है नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ लिखने को आ जाए, पॉइंट्स आ जाए. फिर ये थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं लाइक ये एक्सेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शंस एंड नीचे भी कुछ कुछ चीज़ें वो बहुत ही ईजी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी सॉल्विंग इन दिस वीडियो. सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन. इसमें हमें नॉर्मलाइज करना है इसको. इस टाइप का क्वेश्चन आया तो एक ही है, बट नॉर्मलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज ये आगे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज होता है. सो उससे देखेंगे. देन दिस इज अगेन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स. ये टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है, दैट्स वाई इसको सॉल्व करके मतलब इसके अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, और कैसे डिराइव होता है या फिर कहाँ से आता है ये सब हम देखेंगे. नेक्स्ट इज मिनिमम एनर्जी, अगेन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड अगेन ये है पोटेंशियल वेल और वही, एंड ये भी पोटेंशियल वेल है, सेम डेरिवेशन एंड अगेन पोटेंशियल वेल. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये हमारे इंटरनल्स में भी आई थी, लाइक ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं इंटरनल्स में, तो ये या इसकी डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, सो ये देखेंगे. देन ये अगेन वही सेम डेरिवेशन है एंड इसमें हमें डेराइव नहीं करना है, इसमें हमें उसका यूज करके इसको इसकी करंट डेंसिटी फाइंड करनी है. ओके, देन ये है, ये थोड़ा सा वही है कि सब्जेक्टिव कि लाइक इसमें लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो ये तो हम देखेंगे. देन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड ये है कि इसमें हमें बताने के कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा नहीं एक्सेप्टेबल है. तो एंड देन अगेन यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ पार्टिकल, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, सी वही फिर से सेम क्वेश्चन रिपीटेड एंड अगेन. सो या ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज दीज आर रिपीटेटिव टॉपिक्स एंड ये इजी है, स्कोरिंग है. एंड देन वी विल सी लाइक डेरिवेशन जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की, और उससे जो बाकी चीजें डिराइव होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो व्हिच इज व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन. सो बेसिकली ये है पूरा होल Schrodinger equation, time dependent Schrodinger equation, and as we can see it is a differential equation. It okay, यहाँ पर del psi del t है, यहाँ पर del square psi upon del x square है, so it is a differential equation DE. Okay, so we know कि differential equations का जो solution होता है वो एक function आता है. Okay, in this case this is psi, क्योंकि psi के टर्म्स में तो इसमें psi आएगा एंड व्हाट इज दिस psi वो हम देखेंगे अभी. सो ये है हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, बट इन यूनिट 2 वी हैव टू जस्ट डील विद द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज psi एंड ऑल. सो या वेव फंक्शन जो पोस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड अ वेव फंक्शन psi. ओके, नाउ व्हाट इज psi इटसेल्फ वो देखते हैं बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन है कि डिफाइन psi, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. लाइक यहाँ पर एक क्वेश्चन था, yeah, what is the physical significance of a wave function and what condition must it, ये सब देखते हैं पहले. So yeah, while psi itself doesn't have a physical interpretation. Okay, while psi itself has no physical interpretation, but the square of its absolute magnitude, मतलब इसका absolute magnitude मतलब mod का square, that is important because at a particular space at a particular time is proportional to the probability of finding the body there at the time. Okay, so psi square gives us the probability of finding the particle at a particular time in a particular region. Okay, now wave functions are usually complex with both real and imaginary parts because इसका भी एक important जब derivation करते हैं इसकी psi की श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो उसमें इंपॉर्टेंस आते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों क्यों होने चाहिए. सो अ प्रोबेबिलिटी हाउएवर मस्ट बी पॉजिटिव रियल क्वांटिटी बिकॉज या प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई होनी चाहिए. मैक्सिमम शुड बी 1 एंड मिनिमम शुड बी 0. 0 से छोटी और 1 से बड़ी इज नॉट डिफाइंड कि उस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा. सो या 0 से 1 लाई करनी चाहिए. Now the probability density for complex is therefore taken as okay psi star is complex conjugate of psi. It's if a plus iota b is my psi जो मेरा solution आ रहा है, तो a minus iota b इसका complex conjugate होगा और psi square will be given as complex conjugate और इसके psi की multiplication this. Okay,
तो ये हो गया बेसिक, यहाँ से हमें स्टार्ट करना था. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज नॉर्मलाइजेशन. नाउ सिंस साई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी टेंस ऑफ फाइंडिंग द बॉडी, द इंटीग्रल ओवर ऑल स्पेस मस्ट बी फाइनाइट, द बॉडी इज समवेयर आफ्टर ऑल. मतलब कि इफ आई से कि मेरा एक इनफाइनाइट स्पेस है और मैं उस पूरे के अंदर, मतलब मेरे पूरे स्पेस में मैं अगर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करती हूँ, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, नेट प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ, तो ऑफ कोर्स अगर वो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो वो इस स्पेस में कहीं ना कहीं तो लाई करता होगा, राइट. तो पूरे स्पेस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूँ तो मुझे 1 मिलनी चाहिए. ओके, वो कहीं भी हो सकता है, उससे हमें नहीं पता. मतलब हाँ ठीक है, वो लोकलाइज नहीं है. ओके, बट कहीं तो होगा, कहीं पे तो एग्जिस्ट करता होगा पूरे स्पेस में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट. इफ दैट एग्जिस्ट, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. ओके, मतलब अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है दैट मीन्स वो जीरो हो जाएगा. ओके, सो द पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट एंड द इंटीग्रल ऑब्वियसली कैन नॉट बी इनफाइनाइट एंड स्टिल मीन एनीथिंग. ओके, या सो जीरो होगा तब जब वो एग्जिस्ट कहीं भी ना करता हो, तो दैट मीन्स कि पूरे स्पेस में वो जीरो है, मतलब कहीं भी उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग मतलब वो कहीं नहीं मिलेगा हमें. ओके, एंड इंटीग्रल इनफाइनाइट नहीं हो सकता बिकॉज इनफाइनाइट का कोई सेंस नहीं होगा कि स्टिल मीन एनीथिंग एंड स्टिल मीन एनीथिंग. ओके, now furthermore psi square cannot be negative or complex because of the way it is defined, because psi square is the probability and probability can never be negative or complex. Now the only possibility left is that the integral must be a finite quantity is psi. हाँ, अगर साई किसी प्रोबेबिलिटी को बताता है तो एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ना तो इनफाइनाइट होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना कॉम्प्लेक्स. Now if psi square is to be equal to p then it must be 2. मतलब अगर psi square is equal to the probability, तो जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन सेज कि उसकी उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट दैट इज ऑल ओवर द स्पेस शुड बी 1. ओके, कहीं ना कहीं तो वो एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो वो तो जीरो हो जाएगा, और अगर करता है तो वो 1 हो जाएगा. सिंस इफ द पार्टिकल एग्जिस्ट समवेयर एट ऑल टाइम्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए. अ वेव फंक्शन दैट ओबेज इक्वेशन दिस इट्स कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड. ओके, तो लेट्स सी व्हाट. हाँ, नॉर्मलाइजेशन से पहले एक और चीज कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस का होता है, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन. तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या होता है? Now acceptable wave function is कि psi must be continuous and single valued everywhere. Continuous होना चाहिए, ऐसे suddenly break नहीं होना चाहिए कि कहीं पे exist करता है फिर एकदम से sudden break हो गया ना. Continuous होना चाहिए, smooth होना चाहिए and single valued होना चाहिए, because of course अगर psi square single valued नहीं है, if I say this is my psi square, okay, psi एक function है उसका ऐसा कुछ ग्राफ है, और अगर वो single valued नहीं है तो इसका psi square भी single valued नहीं होगा, and that means कि किसी एक पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा जगह पे है, लाइक वो इधर भी है, इधर भी है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी दो वैल्यूज दे रहा है, दैट मीन्स कि वो दो जगह एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई बाय डेल वाई एंड डेल साई, मतलब तीनों एक्सेस में उसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर. ओके, बिकॉज दिस टर्म्स, मतलब दीज टर्म्स डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स एंड ये सब यूज, मतलब ये सब उसमें आती है, डेल ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन में आती है, तो ये हमारी फाइनाइट और डिफाइंड होनी चाहिए. ओके, तो उसके लिए ये मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर. ना साई मस्ट बी नॉर्मलाइजेबल, नॉर्मलाइज होना चाहिए, मतलब वो पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए और एग्जिस्टेंस के लिए ये उसमें वैलिड होना चाहिए, एंड विच मीन्स दैट साई मस्ट गो टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, या फिर मतलब कहीं ना कहीं तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए. ओके, सो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कि क्या है एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशंस. ये देख ली, ये लिखना है क्योंकि क्वेश्चंस में आए, मतलब ये क्वेश्चन में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस में. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन की हाँ एक और चीज, प्रोबेबिलिटी जैसे हमने अभी देखा कि ऊपर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो वो 1 होगी प्रोबेबिलिटी, बट लेट्स से कि कोई लोकलाइज्ड है, हमें पता है कि यहाँ x1 से x2 कहीं पे एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग उसे चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पर एग्जिस्ट करने की कितनी है. वो होगी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन x1 से x2 तक. ओके, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का तो वो 1 आएगा, बट x1 से x2 वो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा. ओके, so let's see the first question which is normalization करते हैं. So first question is कि हमें साई x दिया हुआ है, वन डायमेंशन है, इसलिए x एक्सेस कैसे दिया हुआ है, a cos n pi x अपॉन l. ओके, एंड हमें बताना है कि 0 से x बिलोंगिंग टू फ्रॉम 0 टू l कितना हमारा नॉर्मलाइजेशन, मतलब हमें नॉर्मलाइज करना है सिर्फ इस रीजन के लिए कि इस रीजन में वो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं. ओके, तो इस रीजन में करने के लिए हम क्या करेंगे, विल डू
हम लोग माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट करते हैं कि पूरे स्पेस में वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर पी डी वी शुड बी 1। बट यहाँ पर हमें बोल रखा है कि वो कहीं 0 टू एल में है, उसको नॉर्मलाइज करना है कि उस 0 से एल में कहीं लाई करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि वन डायमेंशन में तो हम सिर्फ डी एक्स में ले रहे हैं, एक्स एक्सेस में है, शुड बी इक्वल, मतलब शुड बी इक्वल टू 1 व्हेन इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 से एल। ओके, ये हमारा रीजन है 0 से एल। तो इसी को करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 0 टू एल, और साई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1। नाउ ए स्क्वायर अपना कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर मतलब हमें ए की ही वैल्यू ऐसे सेट करनी है कि हमारा ये नॉर्मलाइजेशन हो जाए, मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने लगे 0 से एल में। तो ए इज हमारा वेरिएबल, बट ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके, दैट्स मीन कि ये, मतलब मैं यहाँ पर फाइंड ए की वैल्यू करनी है, बट ये होता है कांस्टेंट। ओके, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू 1 0 टू एल। देन अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला फॉर्मूला। सो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। थीटा इज दिस एन पाई एक्स बाई एल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, और अपॉन में एक 2, यहाँ से जो 2 आएगा वो 2 की, तो उस 2 को मैं यहाँ बाहर ले जाऊँ, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर ले लूँगी, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, और 0 से एल इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ इस 2 को मैं उधर भेज दूँगी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू एल 1 प्लस कॉस 2 n pi x upon L dx is equal to 2. Okay, now easier, a square इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी x, लिमिट होगी 0 टू l, प्लस कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2n पाई x अपॉन l, और बाकी इसमें जो भी अंदर है, यहाँ पर x के अलावा जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पर उसे अपॉन में 2n पाई, अब न्यूमरेटर में l, और इसकी भी लिमिट 0 से l इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट, नाउ ए स्क्वायर लिमिट रखेंगे, इसमें x में रखेंगे 0 टू l, तो l माइनस, मतलब l माइनस 0 हो जाएगा, तो वो l ही बचेगा, तो ये हो गया l प्लस l अपॉन 2n पाई साइन। साइन के अंदर भी हमें लिमिट रखनी है, अब ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट रखनी है l, x की वैल्यू रखनी है l, तो साइन 2n पाई, x की जगह हम रखेंगे l अपॉन l, तो l से l कैंसिल, ये क्या बचा 2n पाई। एंड वी नो कि साइन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ पाई, चाहे वो 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये फर्स्ट टर्म तुम्हारी होगी 0। एंड सेकेंड होगा, सेकेंड लिमिट जो है, जब हमें 0 रखना है x की जगह पे, तो ये तो डायरेक्ट साइन 0 ही हो जाएगा, तो साइन 0 इज ऑफकोर्स 0। दैट मीन्स कि ये पूरी की पूरी टर्म ही हमारी 0 हो जाएगी, तो इसे तो हम हटा ही देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे हटा के इसको हम लिख सकते हैं l प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से ए स्क्वायर एल इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन एल। अब हम अंडर रूट हटाएंगे, तो इट विल बी ए इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू अपॉन एल। अब ये प्लस माइनस में हम लोग सिर्फ प्लस वाला आंसर भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ही हमें वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगी, बट वी जनरली टेक द प्लस वाला। सो दिस इज हमारा नॉर्मलाइजेशन का कांस्टेंट आया है। अब फाइनल इक्वेशन क्या होगी, फाइनल आंसर विल बी साई एक्स इज इक्वल टू रूट 2 बाई एल कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल फॉर रीजन 0 टू एल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आसान था, सिर्फ नॉर्मलाइज करना था। एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जांपल में, ये एक साइज दे रखा है, वो भी टाइम डिपेंडेंट दे रखा है, यहाँ पर टाइम की भी, मतलब एक टर्म है जहाँ पर टाइम से रिलेटेड भी दे रखा है। हमें इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पहले हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन इसको नॉर्मलाइज करना है, मतलब ए की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि ये हमारा नॉर्मलाइज हो जाए। सो
सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई इनटू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो पहले इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखते हैं। साई स्टार विल बी नथिंग बट ए ई एक्स वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी बिकॉज उसमें कोई मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस मीन्स कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आ रहा है उसको माइनस का है तो प्लस कर दो, राइट। तो यहाँ पर रूट सी एम अपॉन टू एच एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो एज इट इज, बट यहाँ पर जहाँ पर ये आयोटा पहले माइनस का था यहाँ पर प्लस आयोटा अपॉन टू इंटू रूट सी अपॉन एम टी। ओके, अब इसको हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालनी है तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो साई स्टार साई विल बी ए इंटू ए स्क्वायर ही हो जाएगा, ई माइनस यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका एडिशन होता है एक्चुअली। सो ये हो जाएगा माइनस, मतलब e टू द पावर m इंटू ई टू द पावर m इज ई टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर भी इसका एडिशन हो जाएगा, तो मैं अगर माइनस रूट से मतलब -2 सेम ही टर्म्स है तो -2 रूट सी एम अपॉन टू एच एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल। एन यहाँ पर है अगेन, यहाँ पर है प्लस आयोटा बाय 2, यहाँ पर है माइनस आयोटा बाय 2, दैट विल बी 0। आगे चाहे कोई भी टर्म हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल 0 आ गया है। तो जो P आएगा, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज साई स्टार साई, that will be equal to a square e to the power minus root c m x square upon h, and ये e to the power 0 will be 1। तो ये हमारा आ गई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन x ऑफ कोर्स। अब हमें इसमें a की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर नॉर्मलाइज हो जाएगा। नॉर्मलाइज मीन्स, और इसे माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट ही करना है बिकॉज यहाँ पर कोई रीजन नहीं दे रखा है गेस। नाउ ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और यहाँ पर ये एच बार है बाय द वे। अब हमें नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज के लिए वी नीड पी डी एक्स, क्योंकि ये वन डायमेंशन है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर p की वैल्यू रखेंगे विच इज ए स्क्वायर, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट रेंज है ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस रूट सी एम अपॉन एच बार एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 1। ओके, नाउ द थिंग इज, एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि ये जो e टू द पावर ये तो पूरा कांस्टेंट है तो इसको तो छोड़ो, तो ये है एक्चुअली e टू द पावर माइनस ए लेट से कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का फंक्शन, और इसका कर्व बनता है कुछ ऐसा। ओके, मतलब ये एक सिमेट्रिक कर्व होता है जितना पॉजिटिव एक्सिस में सेम एज इट इज नेगेटिव में। तो सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक इंटीग्रेशन है, मतलब सिमेट्रिक फंक्शन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से इन्फाइनाइट और यहाँ पर एक ट्वाइस, मतलब जितना एरिया अंडर द कर्व इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर द कर्व इन द पॉजिटिव रीजन कर सकते हैं। तो 2 0 से इन्फाइनाइट ए स्क्वायर ए टू द पावर माइनस रूट सी एम अपॉन एच बार एक्स स्क्वायर डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1। तो अब इसी को सॉल्व करना है बस और फिर सॉल्व हो जाएगा। नाउ गॉसियन माइनस ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर ऑल रेंज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट कम्स आउट टू बी रूट पाई। ओके, इसकी बहुत लंबी डायरेक्शन है, आप देख लेना, पहले भी किया हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 0 से इन्फाइनाइट करूँ तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी रूट पाई बाय 2। ओके, तो इस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी रूट पाई बाय 2। सो द वैल्यू ऑफ 2 ई टू द पावर माइनस रूट सी एम अपॉन एच बार एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to infinity will be 1/2 रूट पाई इज एन अपॉन में ये पूरा ए की वैल्यू है रूट सी एम इंटू एच बार। ओके, तो इसी को यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1/2 रूट पाई एच बार अपॉन रूट के अंदर एक और रूट सी एम। ओके, एंड या सी एम इज इक्वल टू 1। अब इसको वापस से करें, सही से लिखें अगर तो अरेंज करके, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इस 2 को उधर भेज दिया तो हो जाएगा इस साइड हो जाएगा 2 और यहाँ पर इनटू में आएगा पाई एच टू दी पावर हाफ, एंड सी की पावर हो जाएगी, एक तो हाफ पहले से ही है उसके बाद एक और हाफ, तो ये हो जाएगी सी एम की पावर हो जाएगी 1/4। ओके, तो फाइनल वैल्यू ऑफ ए विल बी 2 नहीं ए स्क्वायर बल्कि सी एम 1/4 अपॉन पाई एच बार 1/2। एंड एक्चुअली यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट किया था तो यहाँ पर 2 एक पहले से भी चल रहा था तो वो 2 भी लेकर चलना है, तो उस 2 से ये 2 कैंसिल,
एंड जो फाइनल वैल्यू ऑफ ए आई है, ए इज इक्वल टू इसका यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर 1/2 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगी सी एम होल पावर 1/8 डिवाइडेड बाय पाई एच बार होल पावर 1/2 पहले से था, और ये वाला 2 भी आ गया, तो यहाँ पर 1/4। तो ये हो गई ए इक्वल टू 1/8 सी एम टू द पावर 1/8 एंड पाई एच बार टू द पावर 1/4 हमारा नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। नेक्स्ट इज इसमें हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी देख लिया कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे फाइंड करनी है, साई स्टार साई। अब कोई भी फंक्शन हो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन एंड ड्रॉ द फर्स्ट टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन अ वन डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स। बट उसे डिराइव करने से पहले मतलब यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिखना है, 5 मार्क्स का, तो आई डोंट थिंक पूरी डायरेक्शन इतनी करनी है। बट इसको करने से पहले हम लोग उसकी एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, जिससे हम लोग आगे जो मिनिमम एनर्जी वाले फॉर्मूला वो डायरेक्ट अप्लाई कर सके। ओके, सो लेट्स से इस क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, वी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर द रेंज एक्स लेस देन माइनस a/2 एंड 0 for range minus a/2 से x is equal less than a/2 is equal to यहाँ पर is equal to and again infinite x greater than a/2। सो बेसिकली अगर मैं इसे बनाऊँ तो ये है कि इस रीजन में पूरा ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो इनफाइनाइट जा रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा। इनफाइनाइट मीन्स ये कहीं इनफाइनाइट जा रहा है माइनस a/2 पे, इसका जो वी एक्स पोटेंशियल ग्राफ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड a/2 पे भी ये इनफाइनाइट जा रहा है, बस इन द रेंज माइनस a/2 से a/2 विच इज दिस रीजन। यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक तरह से ये पोटेंशियल वेल टाइप का बन रहा है। ये वेल है जहाँ पर यहाँ और यहाँ तो ये इनफाइनाइट है, मतलब यहाँ पर हमारा साइड डिफाइंड नहीं है। ओके, एंड इस रेंज में ये 0 है। सो इसको करेंगे, सो विल राइट द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोइंग द इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पर टाइम का वैल्यू नहीं, यहाँ में एक्स के ऊपर डिफाइंड है, यहाँ पर वैसे भी पोटेंशियल भी 0 बोल रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू भी नहीं, यहाँ पर पहले पोटेंशियल का आता है, पोटेंशियल वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई और फिर यहाँ पर साई एक्स। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर ये जो वी एक्स है वो भी हमारा इस रीजन में माइनस a/2 से a/2 में 0 है, तो इस चीज़ को भी हटा दो, ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इस ई साई को यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस ई साई एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन 2m को कॉमन ले और माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m को, तो ये बचेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉमन लिया तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, यहाँ इज इक्वल टू नहीं, और माइनस भी कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस ई अपॉन में एच स्क्वायर एच बार स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया, ये डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो इनटू में मल्टीप्लाई में चला जाएगा न्यूमरेटर में, और यहाँ पर साई एज इट इज़ ये। तो अब ये जो एक कांस्टेंट मिला है 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, लेट्स कॉल इट के। तो के एक हमारा कांस्टेंट है के स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, ये आगे काम आएगा इसलिए इसे लिख लो। देन नेक्स्ट विल सॉल्व अप दिस इक्वेशन। सो इफ आई राइट द साई अगेन, मतलब उस इक्वेशन को मैं वापस लिखूँ तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब ये है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करके साई की वैल्यू निकालनी है, राइट। और ये हम लोग कर सकते हैं, हमने पहले भी करा हुआ है, लाइक सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में जब हमने करा था कि इस टाइप के सोल्यूशन को करने के लिए पहले साई की कुछ वैल्यू रख लो e⁻mx, तो फिर डेल साई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी e⁻mx, यहाँ पर mx प्लस रखना है, प्लस mx, तो यहाँ पर हो जाएगी m e⁻mx। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा m स्क्वायर e⁻mx, राइट। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिलेगा, ये मैं पूरा करके दिखा रही हूँ बट हमें याद रखना है कि इसकी सोल्यूशन कैसे आते हैं। ओके, एक बार पूरा कर लेते हैं। तो डेल स्क्वायर साई इसकी वैल्यू थी m स्क्वायर e⁻mx प्लस के स्क्वायर एज इट इज़, और साई की वैल्यू हमने रखी थी e⁻mx। ओके, हमने एक लेट किया था सोल्यूशन e⁻mx, और उसकी हमने डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला था और ये भी निकाला था। ओके, अब यहाँ से हम लोग अगर e⁻mx ले कॉमन तो ये बचा m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो 0 नहीं होगा, तो ये इसको 0 करते हैं, m स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स
m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, बिकॉज यहाँ पर एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, उसका जब अंडर रूट लेंगे तो एक माइनस का अंडर रूट ले रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर आयोटा आ जाएगा। यानी ये कैसे है, ये है इमेजिनरी डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ओके, अब जब भी इमेजिनरी सॉल्यूशंस आते हैं तो हमारा साई कैसा आता है, फंक्शन कैसा आता है, e टू द पावर, यहाँ पर रियल पार्ट जो भी होता है, जैसे अगर यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म का है, तो यहाँ पर जो a वाला होगा, जो रियल पार्ट होगा सॉल्यूशन का m की वैल्यू का, वो अंदर आएगा a cos, इसके साथ जो भी हमारा b है px प्लस b sin px। तो सिंस यहाँ पर हमारा रियल पार्ट तो है नहीं, बिकॉज दिस इज जीरो प्लस माइनस आयोटा की, तो हमारा जो रियल पार्ट है वो जीरो है, तो e टू द पावर जीरो और a cos, इमेजिनरी पार्ट हमारा आया है k। ओके, मतलब आयोटा के साथ हमारा k आया है, तो हम लिखेंगे cos kx प्लस b sin kx। ओके, तो ये हो गया हमारी साइन की वैल्यू। ओके, e इज इक्वल टू e टू द पावर जीरो इज 1, तो वी कैन जस्ट राइट एट दिस। ओके, अब हमें यहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशन है। ओके, हमें बोला था कि a/2 पे x इज इक्वल टू a/2 पे हमारा जो v है वो इनफाइनाइट है, मतलब साई कैसा है, जहाँ पर भी v इनफाइनाइट होगा वहाँ पर साई अनडिफाइन या फिर कोलैप्स हो जाएगा। ओके, तो साई इज जीरो, एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस a/2 पे भी v इनफाइनाइट था, दैट मीन्स वहाँ पर साई डिफाइन नहीं, दैट मीन्स साई इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को ऑफकोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम लोगों को बाउंड्री कंडीशंस लगानी होती है, वही सेम चीज़ करेंगे यहाँ पर। हम लोग कंडीशंस लगाएंगे, दो कंडीशंस हैं, x इज इक्वल टू माइनस a/2 एंड x इज इक्वल टू प्लस a/2। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस a/2 में देखते हैं, अगर माइनस a/2 पे साई की वैल्यू है जीरो, तो a cos kx, k एज इट इज यहाँ पर रखेंगे k माइनस a/2। अब cos के अंदर माइनस रखो चाहे प्लस रखो वो तो पॉजिटिव ही आता है, तो इसको मैंने k/2 रख दिया। बट यहाँ पर अब आएगा साइन b साइन k माइनस a/2, माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज साइन है, तो जाएगा माइनस साइन माइनस b साइन k/2। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम लोग रखेंगे a/2 की वैल्यू पे। ओके, तो साई एट a/2, और ये था माइनस a/2 पे, ये भी जीरो ही आएगा, तो इसकी वैल्यू होगी a cos k a/2 प्लस साइन प्लस b साइन k a/2। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस करूँ इन दोनों को, जीरो जीरो, तो ये तो जीरो ही रहेगा, जीरो माइनस जीरो जीरो ही रहेगा। यहाँ पर ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये आ जाएगा a cos माइनस a cos विल बी जीरो, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 2b साइन ka/2। ओके, ये इज इक्वल टू जीरो, तो इसे करते हैं, तो हमें इतना सॉल्व करके मिला b साइन ka/2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो b जीरो हो जाए, तो हमें सॉल्व करने के बाद हमें मिला b साइन ka/2 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में इफ आई से कि x y इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x भी जीरो हो सकता है, y भी जीरो हो सकता है, राइट, या फिर दोनों भी जीरो हो सकते हैं, बट हम दोनों जीरो वाला केस लेकर चल नहीं रहे हैं, बिकॉज दोनों जीरो जाएंगे तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो हम एक एक करके करते हैं, b इज इक्वल टू जीरो और साइन ka/2 इज इक्वल टू जीरो। हमें दो इक्वेशंस मिल गई डिफरेंट। अब अगर b इज इक्वल टू जीरो जाता है तो साई की वैल्यू क्या बचेगी फ्रॉम द स्टार्ट, साई की वैल्यू एक्चुअली क्या थी, a cos kx प्लस b sin kx, राइट। अगर हमारा b ही जीरो हो गया, दैट तो अगर b जीरो हो गया तो मतलब हमारी b sin kx वाली टर्म तो जीरो हो गई, राइट, बचा क्या सिर्फ a cos kx। ओके, ये सोल्यूशन। अब इसमें हम लोग अगेन जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, दैट मीन्स a/2 इज इक्वल टू a cos ka/2, ये आएगा जीरो, राइट। दैट मीन्स यहाँ से अब यहाँ पर भी दो कंडीशन बन रही हैं, मतलब ध्यान से देखना है कि पहले तो ये मिली है कंडीशन, फिर उसके थ्रू हमें दो कंडीशंस मिली, और फिर उसमें जब हमने एक कंडीशन को सॉल्व करी तो हमें ये फंक्शन, मतलब ये साई की वैल्यू मिली हमें। हमारा मेन गोल क्या था, हमें साई की वैल्यू चाहिए थी, राइट, तो हमें साई की ये वैल्यू मिली। अब इसमें हम लोग वापस से चेक कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम जब a/2 पे लगाई तो यहाँ पर a cos k/2 इज इक्वल टू जीरो मिला। अब यहाँ पर भी अगेन दो कंडीशन हो सकती है कि a इज इक्वल टू जीरो और cos k इज इक्वल टू जीरो, बट अगर a इज इक्वल टू जीरो हुआ और यहाँ पर b इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी है, तो वो एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, मतलब ये मतलब साई इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो, राइट, जीरो cos kx प्लस जीरो साइन kx, तो वो सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए बिकॉज सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज ऑफकोर्स सोल्यूशन ऑफ एवरी इक्वेशन,
दैट्स वाई हम यहाँ पर ए कॉस मतलब ए की वैल्यू 0 को अवॉइड कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर कॉस के ए बाई टू इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें लिखना कैसे है कि सिंस ए कैन नॉट बी 0 अदरवाइज ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब ऑफ कोर्स 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ एवरी इक्वेशन, दैट्स वाई वो तो ए इक्वल टू 0 भी सोल्यूशन होगा, बट हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं कॉस के ए इक्वल टू के ए बाई टू इक्वल टू 0। अब वेन एवर कॉस की वैल्यू अगर किसी 0 के बराबर होती है दैट मीन्स कॉस के ए बाई टू मस्ट बी, मतलब जो के बाई टू है, जो इसका थीटा है, जो इसका एंगल है के ए बाई टू, वो हमारा पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल रहा होगा, राइट, 2n+1 विच इज ऑड पाई बाय टू, बिकॉज पाई बाय टू पे कॉस 0 होता है, 3 पाई बाय टू पे, 5 पाई बाय टू पे, 7 पाई बाय टू पे, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे जैसे 2 पाई बाय टू तो हमेशा पाई होता है, तो पाई पे तो वैल्यू होती है -1, दैट्स वाई यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे के ए बाय टू 0 होगा, विच मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से के की क्या वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू फॉर द केस दिस, ओके, इस केस के लिए बी इक्वल टू 0 के लिए के की वैल्यू आ गई 2n+1 पाई बाय पाई अपॉन ए। ओके, तो ये होगी के की वैल्यू फॉर द सोल्यूशन जहाँ पर बी इज इक्वल टू हमने 0 रखा है। अब हम इस बार साइन के ए अपॉन टू को 0 रखेंगे, ये एक सोल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पर साइन के अपॉन टू के ए अपॉन टू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब अगर साइन के अपॉन टू 0 है दैट मीन्स कि उसका जो एंगल है के अपॉन टू वो होगा एन पाई, राइट, मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि पाई हो चाहे 2 पाई हो चाहे 3 पाई हो, उन सब वैल्यूज पे साइन 0 होता है, राइट। तो यहाँ से फिर के की एक वैल्यू मिल गई विच इज 2n पाई अपॉन ए। ओके, तो अब हमें के की दो वैल्यूज मिली है और दो फंक्शंस मिले हैं। जब हमारा ये है ओके, तो हमारे पास दो फंक्शंस मिले हैं, एक तो है साई इज इक्वल टू बी नहीं ए कॉस के एक्स, ए कॉस के, तो अब हमें के की दो वैल्यू मिली विच इज पहले था 2n+1 पाई बाय टू, ये थी हमारी कॉस के लिए, और एक मेरी 2n पाई बाय टू, राइट। तो यहाँ से हमें दो वेव फंक्शंस भी मिल जाएंगे। पहले वाले में हमारा मिला ए कॉस 2n+1 पाई बाय टू एक्स, ओके, ये हो गया ए साई इक्वल टू ए कॉस के एक्स, और यहाँ पर साई की वैल्यू मिली है ए बी, यहाँ पर मिली है बी साइन, के की वैल्यू यहाँ पर है 2n पाई बाय टू, 2n पाई बाय टू, 2n पाई बाय ए, 2n पाई बाय ए एक्स। ओके, तो अगेन साई इक्वल टू ए कॉस के एक्स एंड साई इक्वल टू बी साइन के एक्स। ओके, तो यहाँ पर दो फंक्शंस एंड दो के की वैल्यूज, बट अब हमें क्या करना है, ये तो हो गए हमारे दो फंक्शंस। ओके, अब इसमें हमें नॉर्मलाइजेशन करना है, तो एक का नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, दोनों का सेम ही आएगा, तो एक का नॉर्मलाइजेशन करते हैं बस, जैसे मैंने अगर साई इक्वल टू बी साइन का करा, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है साई इज इक्वल टू बी साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इसका नॉर्मलाइजेशन करना है फ्रॉम -a/2 से a/2 तक, बिकॉज वहीं पर हमारा ये डिफाइन ही है, तो -a/2 से a/2। एक्चुअली हमने ऐसा करा, अभी 0 से l वाला फंक्शन भी ऐसे ही था, वहाँ पर कॉस था, यहाँ पर साइन है, सेम ही है। ओके, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2n पाई, मैं इसको के ही लिख रही हूँ, इसको मैं के लिख के चल रही हूँ, तो के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि 0 नहीं 1। तो यहाँ पर अगेन बी स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे बाहर इंटीग्रेशन के साइन से, -a/2 साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये अगेन साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - cos 2 थीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर 1 - cos 2 थीटा मीन्स 2kx डी एक्स, अपॉन में एक 2 भी आएगा ये वाला, तो उसको 2 को मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर, और लिमिट है -a/2 से a/2, ओके, इज इक्वल टू 1। तो अगेन यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर, इस 2 को बाहर करो तो ये हो जाएगा 2,
और इसको अब इंटीग्रेट करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, तो ये एक्स माइनस ए बाई टू से ए बाई टू माइनस कॉस का इंटीग्रेशन विल बी साइन 2kx अपॉन में 2k। ओके, और ये भी हमारा लिमिट इसमें भी माइनस ए बाई टू से ए बाई टू जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हमें लिमिट रखनी है बस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमें लिमिट रखनी है ए बाई टू माइनस माइनस ए बाई टू, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2a बाई टू विच इज़ ए, बी स्क्वायर 2 इंटू ए बाई टू विच इज़ ए लिख सकती हूँ मैं, तो ए माइनस, अब यहाँ पर लिमिट देखनी है, यहाँ पर रखनी है साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू जब पहले रखते हैं के एक्स, यहाँ पर के की भी वैल्यू रख लेते हैं एक्चुअली 2n पाई ए इंटू एक्स। पहली वैल्यू हमें रखनी है माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, तो पहली वैल्यू है ए बाई टू। ओके, तो जब मैं रखूँगी साइन, यहाँ पर रख देते हैं साइन 2n पाई ए इंटू ए अपॉन टू, तो ए से ही कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बचा क्या साइन n पाई, एंड एनी मल्टीपल ऑफ पाई साइन के केस में हो जाता है जीरो, तो ये फर्स्ट टर्म में तो आ गई जीरो वैल्यू। सेकेंड साइन, ये भी सेम, ये 2n पाई ए इंटू माइनस ए बाई टू, के लिए माइनस बाहर आ जाएगा, ए बाई टू इधर, टू से टू कैंसिल, ए से ही कैंसिल, ये हो गया जीरो। दैट मीन्स जो हमारी सेकेंड टर्म है इन केस ऑफ दिस बी स्क्वायर ए, ये जीरो है। ओके, तो यहाँ से हमें मिला बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू टू, विच मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन ए, विच मीन्स बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई ए, प्लस माइनस में, बट मैं सिर्फ प्लस वाला ले रही हूँ। ओके, सो रूट 2 अपॉन ए हमारा हो गया नॉर्मलाइज फंक्शन। ये इन केस ऑफ अगर मैं साइन लेकर करूँ तब भी सेम आएगा और कॉस लेकर करूँ तो भी सेम ही आएगा। तो हमारा साइन जो एक्चुअल बना वो हो गया रूट 2 बाई ए कॉस 2n+1 पाई बाय के, हाँ, पाई एक्स अपॉन ए, एक तो ये, या फिर 2 बाई ए साइन 2n पाई एक्स अपॉन ए। ओके, अब हमें इसमें बोला है कि इसमें मतलब, अब इसमें बोला है कि हमें इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो लेनी है, तो हमने सबसे स्टार्ट में की जो वैल्यू रखी थी केस पर, वो हमने रखी थी 2m e अपॉन एच बार के बराबर, राइट, एच बार स्क्वायर के बराबर। तो हम इसे यूज करेंगे, के स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट, तो क्या आई है 2 स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसे हमें इक्वल रखनी है 2m e अपॉन एच बार का होल स्क्वायर। ओके, 2m e h बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 2 से, ओके 2 स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं, यहाँ पर वो 2 की जगह यहाँ पर n पाई रखना था, मतलब यहाँ पर पाई का n मल्टीपल आ रहा था, दैट्स वाई n पाई। अब यहाँ पर हम n स्क्वायर रखेंगे, के स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम हियर वी कैन राइट एज n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको इक्वल रखना है 2m e अपॉन एच बार का होल स्क्वायर। तो यहाँ से e की वैल्यू हमें निकालनी है, e विल बी n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार का होल स्क्वायर अपॉन में 2m e स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई एनर्जी का मतलब एसोसिएटेड एनर्जी की इक्वेशन। अब इसमें पूछ सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी कितनी होगी, तो मिनिमम एनर्जी विल बी जब n इज इक्वल टू 1, तो मिनिमम एनर्जी E मिनिमम which can be written as E naught is equal to pi square h bar square upon 2m a square। अब वो लोग a की जो भी वैल्यू रख दें हम उसको यूज करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दीज डेरिवेशंस। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्स्ट टू नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स बताने हैं, तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइज इक्वल टू हमें बताया कि रूट ए बाय टू होगा। ओके, ए हमारा पोटेंशियल बॉक्स का जो भी हमारा डिफरेंस है, मतलब कितना डिस्टेंस है वो है, कितना सेपरेशन है, और फिर यहाँ पर हम लोग साइन भी यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स अगर मैं साइन यूज कर रही हूँ तो n पाई x बाई ए, तो इन्होंने बोला फर्स्ट टू वेव नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो ये नॉर्मलाइज तो है ही, बस फर्स्ट टू निकालने के लिए साइन वन लेट्स से हो जाएगा अंडर रूट ए बाई टू साइन पाई n की वैल्यू 1 पाई x बाई ए, और साइन टू n की वैल्यू 2, तो रूट ए बाई टू साइन टू, सॉरी हाँ 2 पाई x बाई ए। ओके, ये हो गई हमारी दो
दो नॉर्मलाइज्ड वेव इक्वेशंस ऑफ पोटेंशियल बॉक्स। एक और चीज मैं ऐड करूँ तो इसमें हम लोगों के पास था जो रेंज थी वो थी -a/2 से a/2। एक और टाइप होता है जिसमें रेंज हो सकती है 0 से l। तो 0 से l के केस में हमारा सिर्फ साइन का फंक्शन आता है, सिर्फ यहाँ पर साइन का फंक्शन आता है, कॉस का नहीं आता। ओके, जैसे इस वाले केस में हमारा कॉस का भी आ रहा है और साइन का भी आ रहा है। तो इस वाले केस में 0 से l वाले में साइन का ही आता है, कॉस का नहीं आता। एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं या फिर इजी है, सेम है। नाउ द थिंग इज यहाँ पर हमें ऑब्टेन एंड ड्रॉ भी करना था। ऑब्टेन तो हमने यहाँ पर कर लिया लाइक दिस। ओके, बट हमें यहाँ पर ड्रॉ भी करना है। तो ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि यहाँ पर पाई एक्स बाई एल, मतलब यहाँ पर अगर मैं जीरो पे इसकी क्या वैल्यू आएगी, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। ओके, एंड देन नेक्स्ट जीरो यहाँ पर कब होगा, जब एक्स इज इक्वल टू एल होगा, राइट। जब एक्स इज इक्वल टू एल हो जाएगा तो पाई साइन पाई इसको जीरो, यहाँ पर एल होगा। तो ये है एल कॉमा जीरो पॉइंट, ये है जीरो कॉमा जीरो पॉइंट। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम विल बी एट पाई बाई टू। तो एक्स की वैल्यू जब मैं एल बाई टू करूँ या तो ये साइन पाई बाय टू हो जाएगा। तो मैं एल बाय टू पे इसका मैक्सिमम आएगा विच विल बी व्हाट, विच विल बी वन। बट यहाँ पर √2/a से मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो होगी वो होगी √2/a। ओके, तो अब इसे बस ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा ऐसे से ऐसा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट बेसिक वाला जो बेस, और 0 से l तक का ही करना है क्योंकि हमें लिमिट हमारी जो रेंज है वो 0 से l ही दे रखी है, या फिर -a/2 वाला भी कर सकते थे, बट लेट्स से हम 0 से l वाला लेकर चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट था सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसमें भी हमें ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट जीरो तो हमेशा जीरो पे ही आएगा। ओके, 0,0। सेकेंड हमारा आ सकता है जहां पर ये 2π हो जाए। दैट मीन्स एक्स हमारा एल के, अगर हम एक्स की वैल्यू एल रखे तो एल से एल कैंसिल, 2π बचेगा। तो यहाँ पर एक 2π पे जीरो हो सकता है। ओके, एंड देन 2π,0 पे। और एक और जगह जीरो हो सकता है जहां पर ये सिर्फ पाई बचे, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू l/2 रख दूँ तो एल से एल कैंसिल और 2π/2 हो जाएगा। लाइक अगर मैं रख के दिखाऊँ 2π × l/2 में l, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, बचा क्या सिर्फ पाई। तो l/2 पे भी ये इस बार जीरो आएगा। तो मतलब इसके दो नोट्स आ रहे हैं, राइट। दो नोट्स मतलब जहां पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही, तो l/2 पे। ओके, ये हमारा l/2 नहीं, ये हमारा 2l था, l था, l,0 और ये l/2,0 पे भी इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। ओके, अब मैक्सिमम देखते हैं। मैक्सिमम के लिए हमें चाहिए कि π/2 होना चाहिए, राइट। तो π/2 करने के लिए 2π/l, इसको मुझे π/2 करना है। दैट मीन्स अगर मैं l/4 रखूं तो l से l कैंसिल, 2π/2, तो ये हो जाएगा l/4 पे। l/4 पे जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √2/a, क्योंकि यहाँ पर इसका मैक्सिमम तो 1, बट इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो √2/a ये होगा एक मैक्सिमम। और दूसरा मैक्सिमम आ सकता है, दूसरा मैक्सिमम नेगेटिव साइड भी हम जा सकते हैं, बट हाँ चलो पॉजिटिव साइड भी देखते हैं। ओके, एक मैक्सिमम तो ये, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा ऐसे, मतलब साइन, थोड़ा साइनसॉइडल टाइप का ऐसे। दूसरा मैक्सिमम हम कर सकते हैं, अगर मैं इसे करूँ 2π/l और x की वैल्यू रख दूँ, और कहाँ पे मैक्सिमम होता है, अगर मैं x की वैल्यू रखूँ 3π/4 तो 3l/4, सॉरी, तो l से l कैंसिल, 2 से ये, और ये 3π/2, और 3π/2 पे भी हमारा साइन 1 पे जाता है, -1 पे जाता है। तो -1 मीन्स वो यहाँ होगा नेगेटिव साइड, एंड ये आएगा ऐसे। ओके, तो ये हो गए हमारे दो साइनसोइडल ऑब्टेन एंड ड्रॉ फर्स्ट टू नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस, ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं एक और चीज, ये थे हमारे साई वर्सेस एक्स, राइट। अगर मैं साई स्क्वायर वर्सेस एक्स रखती तो ये जो पार्ट है ये भी हमारा पॉजिटिव साइड ही जाता। ओके, तो ये ध्यान देना कि हम लोग ड्रॉ क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइज। तो साइज दे रखा है बॉक्स का 10 नैनोमीटर। ओके, एंड अभी हमने मिनिमम एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था कि मिनिमम एनर्जी वाज, या फिर कोई सी भी एनर्जी वाज n² π² h⁻² अपॉन 2m a²। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन a²। तो यहाँ से अगर मिनिमम एनर्जी चाहिए तो ई नॉट के लिए मुझे n की वैल्यू रख देनी है 1। तो ई नॉट विल बी 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही हो जाएगा, π² h⁻² अपॉन 2m a²। ओके, तो यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है, π² h⁻², 2m की वैल्यू है 9.1 × 10⁻31,
इंटू ए की वैल्यू है 10 into 10 to the power -9 बिकॉज नैनोमीटर है. ओके सो अब इसे बस सॉल्व करना है. पाई स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू रखी, बस इसे सॉल्व करना है. तो एक बार करते हैं. एच बार स्क्वायर है यहाँ पर, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें 6.626 अपॉन 2 पाई भी करना है. ओके तो सॉल्व करते हैं एक बार. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 0.0603038 इंटू 10 to the power मैंने काउंट करी 10 to the power. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर पाई स्क्वायर. एच बार का स्क्वायर था तो एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यानी एच बार इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है, राइट. तो एच स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर मीन्स 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर में ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर मीन्स 10 to the power 2 इंटू 10 to the power -9 उसका स्क्वायर -18. ओके तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या एच स्क्वायर. एच बार नहीं सिर्फ एच स्क्वायर. एच स्क्वायर विच इज 6.626 10 to the power -34 6.626 का होल स्क्वायर इंटू 10 to the power -34 का स्क्वायर यानी -68 डिवाइड में 4 to the 8 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू 10 to the power -8 और ये -16 -18 और ये +2 तो -16. तो बस इसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6.626, ये आएगी वैल्यू 0.60375 और पावर्स को कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर 68 है, नीचे 31 + 16 तो 31 + 16 47 नीचे और ऊपर 60 तो 68 - 47 10 to the power -21. ओके अब ये तो है जूल्स में, बट हम लोग ईवीज में आंसर करेंगे. तो ईवीज के लिए इस वैल्यू को 0.60375 डिवाइड बाय 1.6 ये हो जाएगी 0.37692 इंटू 10 to the power -21 को 19 से तो 10 to the power -2. ओके तो इसकी वैल्यू आएगी एक्चुअली +2 क्योंकि यहाँ पर -19 रहा होगा. -19 नहीं -3 आएगी. तो 10 to the power -2 तो इसको अगर मैं एक जंप कराऊँ तो इसे लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 to the power -3 EVs. ओके तो ये हो गई हमारी मिनिमम एनर्जी फॉर द बॉक्स ऑफ 10 नैनोमीटर की डायमेंशन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर भी यही है. कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड टू वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ L इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. तो पहले अगर 10 नैनोमीटर था तो अब 1 नैनोमीटर दे रखा है. ओके एंड कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट 2 एक्साइटेड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट मतलब E0 और फिर फर्स्ट 2 एक्साइटेड यानी E1 और E2. ओके तो बस हमें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखनी है तो वही करते हैं. E इज इक्वल टू होता है, यहीं पे लिख लेते हो. E इज इक्वल टू n स्क्वायर, पाई स्क्वायर को भी अगर मैं हटाऊँ तो h स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर, राइट. क्योंकि हम एच स्क्वायर को लिख सकते, एच बार को लिख सकते हैं एच अपॉन 2 पाई. तो एच स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर. तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके एक्चुअल फॉर्मूले में. सो दिस इज एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर. ओके अब हमें बस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट n रखना है. तो n इज इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो E0 आएगा उसकी वैल्यू. देन n इज इक्वल टू 1 पे एंड देन n इज इक्वल टू 2 पे. ओके तो n इज इक्वल टू 0 पे अगर करें, 0 नहीं, n इज इक्वल टू 1, सॉरी 0 तो 0 ही हो जाएगा. ये होगा 1, ये 2, ये 3. ओके तो n इक्वल टू 1 पे हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर विच मीन्स h स्क्वायर अपॉन 8m और यहाँ पर 1 नैनोमीटर है दैट मीन्स 10 to the power -18 ही रहेगा बस. ओके एंड यहाँ पर n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो यानी 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4h स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर अगन 10 to the power -18. देन यहाँ पर 9h स्क्वायर अपॉन 8m 10 to the power -18. इनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट में कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये हो जाएगा. अब इसकी वैल्यू तो आ गई, E0 की वैल्यू आ गई, मतलब h स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई 0.6073075 10 to the power -19. EVs में भी कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा
0.60760307 divided by 1.6 will be 0.3769 EVs. ओके, अब ये बाकी सेम वैल्यूज ही है, ये एच स्क्वायर ये वैल्यू तो सेम ही है, बस यहाँ पर 4 हो रहा है फिर यहाँ पर 9 हो रहा है, तो मैं इसी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को इनसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 इंटू 0.3769 यहाँ पर भी ईवीज में और यहाँ पर भी 9 इंटू 0.3769 ईवीज। ओके, तो इसको निकाल दो तो इसकी वैल्यू तो रहेगी 1.5076 ईवीज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड देन इसकी हो जाएगी 9 इंटू 0.3769, ये हो जाएगी 3.3921 ईवीज। ओके, तो ये हो गई ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट is कि a particle of mass m is trapped inside a one-dimensional potential well of length L. Okay. Solve the time-independent Schrodinger equation for the system and obtain the eigenvalues and normalized eigenfunctions. ये हमने कर ही लिया है, eigenvalues eigenfunctions हमने निकाल ही लिए थे। हम एक बार मैं 0 से L वाला भी कर देती हूँ जिसमें सिर्फ एक ही फंक्शन आता है साइन का। हमने -a/2 से a/2 का किया था, एक बार 0 से L, क्योंकि इसमें हम लोग 0 से L वाला करें तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। एंड हमें आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस एंड देन डिटरमाइन द फर्स्ट 3 लोएस्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, और विड्थ दे दी हमें ए की या फिर एल की, इस केस में एल दिया हुआ है तो एल की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो एक बार जल्दी से 0 से एल वाला कर लेते हैं उसके बाद। तो इन केस व्हेन 0 से एल तक ही पोटेंशियल वेल डिफाइंड है यहाँ पर, और यहाँ 0 पे भी इनफाइनाइट जा रहा है वी, और यहाँ पर भी ये ए है, ए पे जा रहा है इनफाइनाइट, तो उस केस में भी हमारा सेम ही होगा, साई इज डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल तो 0 है इस रीजन में तो पोटेंशियल वाला नहीं लाएंगे, 0 इज इक्वल टू ई साइन। ओके, तो यहाँ से भी फिर से डेल स्क्वायर साई अपॉन सो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m/h स्क्वायर साई, और ये एक्चुअली माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, एंड अगेन फिर से हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको जो हम लोग के रख लेंगे k इज इक्वल टू 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me अपॉन h बार का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई। तो ओवरऑल साई की वैल्यू आएगी a cos kx प्लस b sin kx। ओके, अब हमें यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगानी है। पहली कंडीशन है इसके 0 पे साई एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, बिकॉज वहां पर हमारा जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट जा रहा है और वो हमारा डिफाइन नहीं होता, वहां पर हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाता है। ओके, तो साई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो a cos 0 प्लस b sin 0। ओके, b sin 0 तो हो गया 0, बचा क्या सिर्फ a cos 0, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू a। दैट मीन्स a की वैल्यू मतलब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया a इज इक्वल टू 0, मतलब इस साइड में a की वैल्यू 0 है। ओके, तो जब a की वैल्यू 0 मतलब ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल ही होगी, बचा क्या सिर्फ b sin k। ओके, तो हमारा साइन मतलब हमारा फंक्शन बचा साइन इक्वल टू b sin k x। ओके, अब यहाँ पर हम लोग दूसरी कंडीशन लगाएंगे जो है कि a। ओके, a पे भी हमारा जो साई है वो हमारा 0 था। ओके, तो साई एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्चुअली इसमें एल दे रखा है, ए लो या एल लो, बट हमारे क्वेश्चन में एल है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, तो दैट मीन्स b sin के एल शुड बी इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, तो यहाँ पर एक्स वैल्यू एल। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर अब दो कंडीशन वापस है कि या तो b 0 रहा होगा या फिर साइन 0 होगा, बट हमारा a ऑलरेडी 0 है। अब अगर b भी 0 हो गया तो फिर से ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा कि 0 प्लस 0 वाला सोल्यूशन, कि यहाँ पर 0 0 रख दो तो सोल्यूशन आएगा, तो वो केस हमें नहीं लेना। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा b कैन नॉट बी 0, तो दैट मीन्स हमारा साइन के एल 0 रहा होगा। अब साइन अगर 0 है दैट मीन्स उसका जो एंगल है के एल वो इक्वल रहा होगा n पाई के।
बिकॉज एनी मल्टीपल ऑफ पाई इज 0 फॉर साइन. ओके, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, n पाई अपॉन l. इसको भी अगर हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा सेम वही आएगा, तो हमारा साई बन जाएगा. मतलब इस केस में हमारा कॉस वाली टर्म नहीं आई, सिर्फ साइन वाली टर्म आई. ओके, बट उस केस में हमारी कॉस और साइन वाली आ रही थी, बिकॉज वो हमारा वो हमारा -a/2 से a/2 था. तो वहां पर हमें डिपेंड कर रहा था कि हमारा इस साइड सिमेट्रिक है. अगर कॉस वाला लेंगे तो वो दोनों साइड सिमेट्रिक आएगा, और साइन वाली टर्म लेंगे तो दोनों साइड एसिमेट्रिक आएगा, इसलिए. ओके, बट यहाँ पर हमारा सेंस ये सिर्फ पॉजिटिव साइड में है, तो हमारा सिर्फ साइन वाला ही आ गया, उतना ही हमारा वेव फंक्शन हो गया. ओके, तो यहाँ पर हो गया. जब हम इसे भी नॉर्मलाइज करेंगे हमारा सेम आएगा, रूट टू अपॉन एल, और साइन के की वैल्यू एन पाई बाय एल, और साई की वैल्यू आ गई 2/l, और एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी के स्क्वायर वॉज इक्वल टू 2m e अपॉन ये. तो के की वैल्यू आ गई एन पाई बाय एल, साई की वैल्यू आ गई नॉर्मलाइज करके सेम वही, और जो एनर्जी आइगन वैल्यूज है, जो अलाउड वैल्यूज है, वो होगी 2m e h का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है एन पाई बाई एल. तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू हो गई एन पाई, ओके, यहाँ पर के स्क्वायर करना था, फिर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल का होल स्क्वायर. तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार होल स्क्वायर अपॉन में 2m l स्क्वायर. ओके, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जितना था. अब यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है छोटा सा, कि हमें ये l दे रखा है 2 × 10⁻10. इसको लेकर एनर्जी की वैल्यू लेनी है, तो एनर्जी विल बी, पाई स्क्वायर को मैं हटा सकती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा. और यहाँ पर इनसाइड लोएस्ट, 3 लोएस्ट निकालनी है. 3 लोएस्ट मीन्स यहाँ पर अगेन एक n की वैल्यू रखनी है 1, एक रखनी है 2, एक रखनी है n इज इक्वल टू 3. सिर्फ इसकी निकाल लो, फिर इसमें तो 4 और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही आएगा. तो n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू होगी, n स्क्वायर की वैल्यू 1 h स्क्वायर अपॉन 8m l स्क्वायर. l स्क्वायर की वैल्यू है 10⁻10, 2 × 10⁻10. तो 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा -20. ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ. एच स्क्वायर, क्वेश्चन ने बोला है कि 3 लोएस्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस बताने. तो हमारा फंक्शन क्या था, वो था √2/l, और यहाँ पर l की वैल्यू दे रखी है. यहाँ पर l की वैल्यू है √2 अपॉन l की वैल्यू है 2 × 10⁻10, और यहाँ पर साइन n पाई x अपॉन l, राइट. तो लाइक फर्स्ट इसमें 2 से 2 तो कैंसिल, और ये हो गया 10 टू द पावर √10 टू द पावर 10. तो √10 टू द पावर 10 को जब बाहर रखेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5 साइन n पाई x अपॉन l. तो ये तो और भी इजी, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी भी नहीं, हमें सिर्फ वेव फंक्शन बताना है. तो फर्स्ट वेव फंक्शन हो जाएगा जब n की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 रखी तो ये हो जाएगा पाई x बाय l, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन. सेकंड हो जाएगा 10 टू द पावर 5 साइन 2 पाई x अपॉन l. और थर्ड फंक्शन हो जाएगा जब साइन 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 साइन 3 पाई x अपॉन, अच्छा हाँ, यहाँ पर l की वैल्यूज भी तो रखनी है. 2 × 10⁻10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 1.5, तो 1.5 10 टू पावर -10 पाई x इंटू 10 टू पावर -10 लिख सकते हैं, पर ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ पर जब रखेंगे l की वैल्यू 2 × 10 टू पावर -10, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा साइन, ये सब कुछ ऐसे अंदर का, ये मैं सिर्फ एंगल लिख रही हूँ. यहाँ पर एंगल बचेगा पाई x इंटू 10 टू पावर -10, और यहाँ पर तो l की वैल्यू जब 2 × 10 टू पावर -10 रखेंगे तो वो 0.5 पाई x. ओके, तो जितना कैलकुलेट करना उतना कैलकुलेट करके हम आंसर इसमें इतना छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन अ फील्ड फ्री रीजन. फील्ड फ्री मींस यहाँ पर हमारा v इज इक्वल टू 0 है. फील्ड फ्री रीजन, लेंथ और डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 0 से l तक, x इज इक्वल टू l तक. तो विड्थ हमारी l दे रखी है. पहले पूछा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो हम निकाल सकते हैं कि E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर. ये हमने अभी देखा कैसा है. ऑब्टेन एंड ड्रॉ फर्स्ट 3 नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. फर्स्ट 3 नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर द केस 0 से l तक के लिए था. साई इज इक्वल टू √2/l साइन n पाई x अपॉन l. ओके, और इसमें फर्स्ट 3 निकालने, तो हम पहले यहाँ पर n की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3 रखेंगे.
फिर है कि फाइंड द मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विद मास 9.1, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास रखा है, फॉर L इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁻. तो ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया, तो फिर से वही E इज इक्वल टू E नॉट इस बार निकालना है, तो हो जाएगा h² / A. m की वैल्यू है 9.1 10⁻34, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻1 का स्क्वायर, बल्कि तो 1 × 10⁻20 मीटर. ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +2 यहाँ पर EV में, और अब EV में है तो इसको शिफ्ट कर सकते हो, हो जाएगा 37.6922 EV. तो ये हो गया इसका आंसर. सेम ही है, एक डायरेक्शन कर लो, फिर उसके ऊपर बेस सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला कर लेते हैं कि कैन द फॉलोइंग टू फंक्शंस be physically acceptable solution of the Schrodinger wave equation. So first of all is a/2 tan x. तो क्या tan x हमारा एक एक्सेप्टेबल वेव सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं, मतलब श्रोडिंगर का इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं. तो tan x का ग्राफ कैसा होता है? tan x इज लाइक दिस. पहली बात तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट इनफाइनाइट जाता है किसी ना किसी पॉइंट पर, यहाँ पर π/2 पे और यहाँ पर -π/2 पे इनफाइनाइट जाता है, और फिर ऐसे ही ये इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की तरफ जाता है. तो tan x नहीं हो सकता एक, तो tan x एक वेव फंक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ये -π/2 π/2 और सारे π/2 के मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट रीच करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल फॉर बीइंग अ वेव फंक्शन. ओके, सेकेंड इज 3/2c साइन एक्स. तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ होता है. ओके, सिंगल वैल्यूड भी होता है, मतलब एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यूड मीन्स कि हमारा एक पॉइंट पे कहीं दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज ना आ जाए. दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज मतलब अगर एक प्रोबेबिलिटी आ रही है, उसकी मान लो कुछ प्रोबेबिलिटी आ रही है, फिर उसी की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसी सेम पॉइंट पे दोबारा दूसरी आ रही है, तो वो कुछ मीनिंग नहीं करेगा, मतलब उसकी कोई मीनिंग नहीं कि ये एक्चुअली शो क्या कर रहा हो कि एक ही जगह पर दो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों है, इसलिए उसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. ओके, तो हमारा जो साइन एक्स का ग्राफ है वो हर एक एक्स पे एक ही वैल्यू देगा. ओके, हर एक एक्स पे एक ही वैल्यू देगा. एंड दूसरी बात कि ये स्मूथ भी है, और ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक पूरा डिफाइंड भी है, एंड ये कहीं पे शार्प कट भी नहीं है, कंटिन्यूस भी है. सो दैट्स व्हाई साइन इज एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, या फिर ये एक साइकिल फंक्शन हो सकती है. ओके, वेव फंक्शन ही हो सकता है. नेक्स्ट. सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बिकॉज अभी जो दूसरा है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ऊपर है, उसकी भी डायरेक्शन थोड़ी सी लंबी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. और ये टॉपिक काफ़ी रिपीट हुआ है, काफ़ी इसके क्वेश्चंस इजी है, तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो एटलीस्ट यू कैन स्कोर लाइक 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो मैं कर लूंगा.